दोस्तों ये है सोशल सिक्योरिटी के 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये आप के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के, चाहे वो ईपीएफ हो, चाहे वो एएसआईसी हो, चाहे वो एम्स हो, किसी की भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी आता है ना, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और इसके साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए 50 क्वेश्चन की, ओके, तो ये आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक उसका नीचे है। ओके, आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो विक्रम सर जीके, विक्रम सर जीके भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको ये इजीली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, कि कितने एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स थे ऐसे, यानी कि कितने ऐसे पुराने नियम थे जिन्हें मर्ज कर 2020 में हमारा एक नया सोशल सिक्योरिटी कोड लाया गया, यानी कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक नया नियम लाया गया। तो टोटल 9 थे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, वो 9 कौन से थे? वैसे तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं। द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 वाला था, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ईएसआईसी एक्ट बोलते हैं जिसको, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, सीनियर वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 1981, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट 1996, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। इन सभी को हमने मर्ज कर दिया और मर्ज करने के बाद हमने एक ही एक्ट बनाया जिसको हमने बोला कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ओके, ये क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट गोल ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया? स्टेटेड गोल, स्टेटेड गोल का मतलब जो हमारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके लिए जो ये नियम बनाया गया है, उसका इनमें से कौन सा एक गोल नहीं है, यानी कि उसका कौन सा एक टारगेट यहाँ पे नहीं है। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन बिल्कुल है भाई, ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग इनकम टैक्स लिमिट, ये जो आपका ये है ना सोशल सिक्योरिटी का, इनकम टैक्स से कोई लिमिटेशन नहीं है। सोशल सिक्योरिटी भाई गरीब आदमी के लिए होती है, हम जैसे तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए होती है, अमीर आदमी के लिए थोड़ी ना है। अमीर आदमी के पास तो पैसा है। तो इनकम टैक्स की लिमिट को बढ़ाने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये तो दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी है इसका प्रोविजन, तो कौन सा नहीं है? ये वाला नहीं है। इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी कुछ भी नहीं बोला गया है भाई। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अंडर दिस कोड, अगर जब भी मैं कोड की बात करूंगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूं द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, which broad group of workers are explicitly ensured universal social protection, संहिता के तहत श्रमिकों के किन व्यापक समूह को स्पष्ट रूप से सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, यानी कि किनको यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई है, किन किन के लिए है। तो आपको बताया, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, अनऑर्गेनाइज्ड है ना, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। गिग वर्कर कौन से होते हैं? डिलीवरी बॉयज लोग। प्लेटफॉर्म वर्कर्स, कोई भी प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो सकता है, आपका रेलवे स्टेशन में काम करने वाला, आपका पोर्ट में काम करने वाला। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, उनके लिए तो एफआर और एसएसआर रूल आते हैं, है ना। प्राइवेट सेक्टर के लिए तो है, लेकिन इसमें बहुत सारे हैं। ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज के अलावा औरों का भी है, गिग है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, लेबर्स हैं। तो ये बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज रिलेट्स द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952? मैंने आपको बताया था ना कि जो ये वाला एक्ट है, इसको भी हमारे द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो 2020 वाला नया नियम है उसमें ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्या चेंज आया है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा चीज क्या है, इसके शेड्यूल का विस्तार 50 और उद्योग को शामिल करने के लिए किया गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इट इज रिमूव्ड अंडर द कोड टू रिजॉल्व एप्लीकेबिलिटी इशू। बिल्कुल ठीक है कि भाई ये जो एक्ट था ना,
इसमें हम ये चीज रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ईपीएफ बोलते ना, ईपीएफ आपने सुना होगा, पीएफ कट रहा है, मेरा पीएफ कट रहा है, आपने सुना होगा कई बार, तो वो प्रोविडेंट फंड ही है। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड किस पे लागू होगा किस पे नहीं होगा, पहले इस पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। तो हमने इसीलिए इसको द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में मर्ज कर दिया। तो इट इज रिमूव्ड अंडर द कोड टू रिजॉल्व एप्लीकेबिलिटी इशू। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगी किस पे लागू होना है किस पे नहीं होना है, उसके परफॉर्मेंस या फिर उसके लिए ही हमने इसको यहाँ पे ऐड किया। इन लाइन विद विच गवर्नमेंट विजन इन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 फॉर्मुलेटेड, कहने का मतलब है सरकार के किस विजन के तहत, किस दृष्टिकोण के तहत जो ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है क्यों बनाया गया भाई, क्या रीजन था, गवर्नमेंट क्या चाहती है इसमें। ये मेक इन इंडिया नहीं भाई, मेक इन इंडिया सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत भी प्रोडक्शन के लिए कि भाई जो प्रोडक्शन है वो भारत में हो। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया का मिशन 2040 से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि स्किल इंडिया का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को एक स्किल सिखाना, वो टोटली इस चीज से डिफरेंट है। तो विकसित भारत बाय 2047 यानी कि हमने 2047 तक भारत को एक डेवलप नेशन बनाना है। इसके तहत हमको सोशल सिक्योरिटी क्या करनी पड़ेगी, मैनेज करनी पड़ेगी सभी को, और सभी को सोशल सिक्योरिटी देनी भी पड़ेगी। तो सी इज द राइट आंसर बेटा। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यूली रिड्यूस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर ग्रेचुटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉय। फिक्स टर्म एम्प्लॉय का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। फिक्स टर्म एम्प्लॉय का मतलब है कि भाई 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, आप किसी को हायर करते हो कि भाई 3 साल के लिए तू मेरे पास रहेगा, है ना। एक आपने फिक्स टर्म एम्प्लॉय बना दिया, एक परमानेंट एम्प्लॉय जो 60 साल तक रहेगा, एक है फिक्स टर्म एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान देना कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, सेक्शन 53 ऑफ दिस कोड, किस कोड की बात कर रहा हूं, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की, उसके अंडर एक सेक्शन है सेक्शन 53। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने एलिजिबिलिटी रिड्यूस कर दी है। किसके लिए, यहाँ पे 1 साल कर दिया, पहले 5 साल थी। ठीक है, किसके लिए भाई, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी का मतलब होता है जो पैसा मिलता है ना आपके काम खत्म होने के बाद, आपके रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसा मिलता है ग्रेचुटी, ये किसको भी मिल पाएगी, जो जिसने 1 साल का फिक्स टर्म एम्प्लॉय भी कराया उसको भी मिलेगा। पहले ये सिर्फ 5 साल थी, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना कि 5 ईयर थी पहले, अभी हमने इसको 1 साल कर दी है। चलो आगे बढ़ो। हाउ इज ग्रेचुटी कैलकुलेटेड फॉर अ फिक्स टर्म एम्प्लॉय हु कंप्लीट्स एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। अब यहाँ पे आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, मान लो 1 साल का, 2 साल का, उसकी ग्रेचुटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर उसने 1 साल का कॉन्टिन्यूअस सर्विस किया है तो हम कैसे उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड फिक्स बोनस नहीं, ये नहीं है, फुल 5 ईयर इक्विवेलेंट नहीं, ऑन अ प्रोपोर्शनल बेसिस। ठीक है, अनुपातिक, कितना काम किया है कितने महीने। ठीक है, ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस के हम इस चीज का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जैक्टली इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि भाई उसको ग्रेचुटी कितनी मिलनी चाहिए। 12 महीने काम करा है और उसने इतने 1 साल के लिए जो 12 महीने काम करा है उसके बेसिस पर यहाँ पे उसे ग्रेचुटी दी जाएगी। ये नो ग्रेचुटी इज एप्लीकेबल, तो ऑप्शन गलत ही है। Which components are officially included in the standardized definition of wages? wages का मतलब क्या होता है, भत्ते। wages का मतलब क्या होता है, जो आपको पैसा मिलता है काम के बदले, उसे बोलते हैं वेज, मजदूरी जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं। आपको और मेरे को जो मिलती है वही है ये। ठीक है, तो मजदूरी किसे बोलते हैं, एक होता है बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति को 14,000 रुपए मिलने ही चाहिए न्यूनतम, तो ये होता है बेसिक पे। ठीक है, सरकारी में अलग अलग है, 18,000 है सरकार में, सबसे लोएस्ट वेजेस। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। रिटेनिंग अलाउंस का मतलब होता है भाई हम इसको दोबारा से रिटेन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, मैं प्राइवेट सेक्शन की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, डियरनेस अलाउंस भी मिलता है प्राइवेट में भाई, महंगाई भत्ता वहां पर भी मिलता है। किस कोड में बात करी गई है, इस कोड में बात करी गई द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में, कि भाई ये प्राइवेट सेक्टर का है। ओके, बेसिक पे, बोनस, एचआरए, ये सब गवर्नमेंट में है। वैसे बोनस तो यहाँ पर भी मिलता है, बोनस यहाँ पर भी मिलता है प्राइवेट में। तो रिटेनिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस जिसे हम बोलते हैं महंगाई भत्ता, बेसिक पे, ये सब को मिलाकर वेजेस मनाया जाता है। 14,000, 15,000, 16,000 जो भी बना सकते हो आप। अंडर द न्यू कोड, कोड की किसकी बात कर रहा हूं, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020
इफ अलाउंसेस लाइक एचआरए का मतलब है हाउस रेंट अलाउंस, बोनस एंड ओवर टाइम एक्सीड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। कहने का मतलब है जो आपका एचआरए है और जो आपको 1000 मान लो बोनस दिया गया, मान लो आपने ओवर टाइम भी काम किया, ठीक है, अब ये टोटल रेम्यूनरेशन जो आपको मिलता है ये उससे एक्सीड करता है, ठीक है, और आपकी वेजेस से क्या हो जा रहा है, ये एक्सेस हो जा रहा है, तो ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस थ्रेशोल्ड। समझ में आ गया। कहने का मतलब है भाई आपने इस महीने बहुत ओवर टाइम किया तो आपका जो सैलरी बन रहा है वो आपके वेजेस से बहुत ज्यादा बन रहा है, ठीक है, तो ये कितना आपके सैलरी से कितना एक्स्ट्रा आप कमा सकते हो यहाँ पे ये बोला गया है। तो 50% तक एक्स्ट्रा आप कर सकते हो भाई, आपको क्या करना है यहाँ पे, ओवर टाइम करना है, आपको कुछ भी करना है, तो 50% तक आपका यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, ठीक है। एक्सेस अमाउंट इज एडेड बैक टू द वेजेस, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप कमाओगे वो आपके वेजेस में ही ऐड कर दिए जाएंगे, जो कि आपने बोनस एचआरए और ओवर टाइम करके कमाए हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, आपके वेजेस में आ जाएंगे। और इस थ्रेशोल्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, 50% ये थ्रेशोल्ड है कि 50% तक आपका हो सकता है। What is the intended consequences of adding excess allowance back into wages? कहने का मतलब है भाई आपने ओवर टाइम किया, आपको बोनस मिला, आपको अलाउंस मिला, कुछ भी मिला, वो आपके वेजेस में ही ऐड हो गया। जैसे वेजेस तो बोला है कि भाई 14,000 15,000 रुपए होनी चाहिए, लेकिन कई लोग 20-25,000 रुपए भी कमा पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई इससे क्या नुकसान होगा, ठीक है, इससे बेसिकली क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो टू रिड्यूस एम्प्लॉयर टैक्स लाइबिलिटी नहीं भाई, टू डिक्लेयर द वर्कर्स टेक होम सैलरी परमानेंटली नहीं भाई, मतलब टू डिक्रीज है, डिक्लेयर नहीं है, टू डिक्रीज द वर्कर्स टेक होम सैलरी का मतलब है जो वर्कर अपने घर में सैलरी लेके जाता है इन हैंड उसको कम करना नहीं भाई। टू एनहांस द वैल्यू ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लिंक टू वेजेस, कहने का मतलब है जो वेतन से जुड़े हुए सामाजिक सुरक्षा लाभ हैं उनके मूल्य को बढ़ाना। कहने का मतलब है भाई उसको यहाँ पर क्या दिया गया है, बीमा दिया गया है, उसको यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी दी गई है जैसे ईएसआईसी के द्वारा, उसको यहाँ पे मेडिकल दिया गया है, तो वो सब किसका पार्ट है, आपके अलाउंसेस का पार्ट है जो आपके वेजेस में आपको जुड़ के मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अंडर विच स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 आर बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर वही है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, चाहे वो काम कर रहे हो स्विगी में, चाहे वो काम कर रहे हो जोमेटो में, चाहे वो ब्लिंकिट में काम कर रहे हो, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे ओला एक प्लेटफॉर्म है गाड़ियों के लिए और क्लाइंट के लिए, तो भाई मेरा जो मुझे गाड़ी बुक करनी तो मैंने ओला से कर ली, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे कौन सा सेक्शन दिया गया है जिसमें आपको बेनिफिट आपका एक्सटेंड करा गया है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर का, पहले ये इसमें नहीं थे। सोशल सिक्योरिटी में पहले गिग वर्कर नहीं आते थे। गिग वर्कर मैंने आपको बता दिया जो भी डिलीवरी बॉय टाइप के होते हैं ना, बेसिकली वो गिग वर्कर में आते हैं। तो कौन सा है भाई जो यहाँ पे आपको बताना है, दैट इज सेक्शन 113 एंड 114 में हमने गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी में ऐड कर दिया गया है, पहले एडेड नहीं था। What new definition address the gap regarding digital intermediaries for gig workers? अब यहाँ पे क्या मतलब है इस चीज का, ये आपको यहाँ पे समझना है। वर्ड क्या नई डेफिनेशन है, ठीक है, गैप रिगार्डिंग डिजिटल इंटरमीडिएटरीज फॉर द गिग वर्कर। कहने का मतलब है भाई ये जो आपका कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ठीक है, ये डेफिनेशन ऐड करता है एक एग्रीगेटर की। एक एग्रीगेटर एक डेफिनेशन क्या है, एक डिजिटल इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है कि भाई ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको काम देगा, ठीक है, आप उसमें आप उसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है, आप उसको ऑपरेट करेंगे और यही एग्रीगेटर आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आपको देगा। अब मैं आपको बताता हूं क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे आपका ब्लिंकिट है ना, ब्लिंकिट है, आप ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय हो, तो ब्लिंकिट आपको इसके बदले सैलरी देता है, प्लस आपको यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी, ईएसआईसी, पीएफ, प्रोविडेंट फंड ये सब आपको प्रोवाइड करवाता है। तो ये ब्लिंकिट क्या है, ये है एग्रीगेटर। समझ में आ गया, एग्रीगेटर कौन है, आपका ब्लिंकिट हो गया। तो यहाँ पे ये इसी की बात कर रहा था। हाउ आर फंड्स कलेक्टेड फॉर द न्यूली क्रिएटेड सोशल सिक्योरिटी फंड? ओके,
फॉर अनऑर्गेनाइज्ड गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। जो अनऑर्गेनाइज हैं, गिग वर्कर हैं। अनऑर्गेनाइज कौन से होते हैं? ठेली वाले, रेडी वाले, जिनका कोई भी ऑर्गेनाइज बिजनेस नहीं है। ठीक है। फंड कैसे कलेक्ट होगा फिर जब इनका कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर ही नहीं है? प्लेटफॉर्म वर्कर्स, कोई डिलीवरी बॉय है तो वो कैसे होगा भाई? वो जो सैलरी मिलती है उनको कंपनी के द्वारा, ये कंपनी उनका कुछ पैसा काटेगी उनकी सैलरी से, जैसे हमारी सैलरी से भी कटता है, सबकी सैलरी से कटता है। ठीक है। CSR, कंपाउंडिंग फाइन्स एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। तो सिंपल सी बात है कि जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेबर्स हो गया, रेडी वाले हो गए, चार टिक्की बंद वाले हो गए, गिग वर्कर हो गए, जिनके पास कोई काम आता है कभी काम नहीं आता है, इन सभी के लिए एक फंड कहां से आएगा जो इनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करेगा? वो आता है CSR से। CSR क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वो है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो मुनाफा कमाती हैं, जैसे रिलायंस, अडानी, है ना, ONGC, सरकारी और गैर सरकारी दोनों आती है इसमें। तो ये अपने मुनाफे का कुछ प्रतिशत समाज की भलाई के लिए लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कहीं पे पानी पीने का वो लगा दिया, है ना, हमारे यहाँ ISBT में इन्होंने एक ठंडे पानी का वो लगाया है कूलर, तो वहां पे लिखा हुआ है कि CSR ऑफ ONGC। ठीक है। फाइन्स जो लगते हैं किसी भी कॉरपोरेशन पे, किसी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन में, और गवर्नमेंट खुद भी कंट्रीब्यूट करती है इनके अलग अलग स्कीम्स के लिए, जैसे आपका अटल पेंशन योजना, जैसे आपका जीवन ज्योति बीमा योजना, 15-15, 20-20 रुपए में आपको वो दे रही है ना इंश्योरेंस। तो वो कैसे दे रही है कि भाई इन सब तीनों चीजों ने मिलकर उसमें क्या करा है, कॉर्पोरेट किया है, तब जाके एक व्यक्ति को यहाँ पे क्या मिल पा रही, गरीब व्यक्ति को बेसिकली यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की स्कीम मिल पा रही है। What verifies the unique identification number assigned to unorganized gig and platform worker on the national portal? सिंपल सी बात है, जो आपका UIDI नंबर है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन टू अनऑर्गेनाइज कौन सा है? वही मैंने आपको बताया था ना। अनऑर्गेनाइज क्या होते हैं भाई? ठेली रेडी वाले जो व्यक्ति होते हैं अनऑर्गेनाइज में होते हैं। गिग प्लेटफॉर्म वर्कर मैं आपको बताया था कि भाई कोई डिलीवरी बॉय कर रहा है, कोई ब्लिंकिट में, कोई ओला में। ठीक है। तो वो क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है भाई, आप अपने आधार से जो नेशनल पोर्टल है बेसिकली वहां पर आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर करवा सकते हो अपने आप को। और अगर आपने रजिस्टर करवा लिया आपको अपने आप के लिए, तो आपको सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। ठीक है। तो आधार कार्ड बहुत जरूरी है। आधार कार्ड अगर आप वेरीफाई नहीं कराओगे तो जो व्यक्ति अनऑर्गेनाइज गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर है उनको यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। चलो अब अगला आएगा, हु एडवाइसेस द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब राज्य सरकारों को, अबाउट द सुटेबल स्कीम फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर कवर्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ सब सेक्शन 9। सिंपल सी बात है कि भाई भारतीय सरकार को, मतलब राज्य की सरकारों को कौन नई नई स्कीम्स के बारे में बताएगा जो कि गिग्स के लिए है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए है, जो कि इस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में सेक्शन 6 के सब सेक्शन 9 में बताया गया है। तो कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा इसके बारे में? सिंपल सी बात है, स्टेट अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी बोर्ड स्टेट बनाएगा। समझ में आ गया? और यही सरकार को स्कीम्स के बारे में बताएंगे कि जो ये गिग वर्कर हैं, जो ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इन सभी के लिए सुटेबल स्कीम कौन कौन सी है और आपको कौन सी स्कीम नहीं लानी चाहिए, इनके लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए आप इन पे ही निर्भर हो सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ न्यू कवरेज रूल फॉर EPF अंडर द 2020 कोड। 2020 कोड का मतलब क्या है? द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। व्हाट इज द न्यू कवरेज रूल? क्या नया कवरेज रूल है EPF कटने के लिए? ठीक है। EPF कटने के लिए क्या रूल है कि जिस भी कंपनी में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे तो वहां पे PF उनका कटेगा। समझ में आ गया? अगर आपके पास 19 एम्प्लॉय हैं तो वहां पर आपको PF की सुविधा नहीं दी जाएगी। मान लो कोई फैक्ट्री है आपकी, आपके पापा की, तो वहां पे 20 लोग काम करते हैं तो आपको PF उनका कटवाना पड़ेगा। ये PF कटेगा उनको बाद में, लास्ट में जब वो रिटायर हो जाएंगे या 20 में भी वो निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो PF है वो कितने लोग मिनिमम होने चाहिए। तो 20 लोग मिनिमम होने चाहिए, तभी आपकी कंपनी में लोगों का PF कटेगा। अगला क्वेश्चन देखो,
हाउ हैज द कोड चेंज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर अ वुमेन एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू एन इनकम कैप? सिंपल सी बात है कि जो ये कोड था आपका, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी चेंज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, एक वुमेन के लिए एक फैमिली की जो डेफिनेशन है उसको कैसे चेंज किया, ठीक है, इनकम कैप के लिए। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग देखते हैं हमारे ऑप्शन। इसमें अब उसके देवर साले और ननन साली शामिल है? नहीं भाई, सिस्टर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, साला साली बोलते हैं ना, ये नहीं है। इट नाउ इंक्लूड हर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। बिल्कुल, जो महिला है वो जा रखी है शादी करके दूसरे के घर में, तो वो अपने जो उनके पति हैं उसके माता पिता को पहले उसकी फैमिली में ऐड नहीं करा गया था, लेकिन अब उनके सास ससुर दोनों ही, वो लड़की के जो सास ससुर है यानी कि उसके पति के माँ बाप, वो भी उसकी फैमिली में इंक्लूडेड कर दिए गए हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई। तो फैमिली है वुमेन की, जो इनकम कैप, यानी सिंपल सी बात है, जो वुमेन काम कर रही है, मान लो मैं हूं, मेरी वाइफ काम कर रही है प्राइवेट सेक्टर में, तो उसका जो पीएफ कट रहा है, मान लो किसी कारणवश से कुछ हो जाता है, तो कल के दिन अगर मेरे मेरे माम पापा हैं, वो उसकी फैमिली में भी काउंट होंगे, ठीक है, तो उनको भी कुछ मिल सकता है। बेसिकली उस पर भी बहुत सारे नियम है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आर कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स कंसिडर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द न्यू कोड? न्यू कोड का मतलब द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। सिंपल सी बात है, क्या नई संहिता के तहत आवागमन दुर्घटनाओं को रोजगार के दौरान माना जाएगा? आवागमन का मतलब है भाई आप ऑफिस आ रहे हो, ऑफिस से जा रहे हो, अगर उस टाइम पे कोई कंसिडर, अगर आपके उस टाइम पे कोई क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो किस में कंसिडर होगा कि भाई, कंसिडर किस में होगा? यस, सिंपल सी बात है, एनी एक्सीडेंट व्हाइल कम्यूटिंग टू और फ्रॉम ऑफिस इज कंसिडर्ड एज सच। सिंपल सी बात है कि भाई अगर ऑफिस से आते और ऑफिस से जाते वक्त, घर जाते वक्त अगर आपका एक्सीडेंट होता है, तो वो एक्सीडेंट आपके रोजगार के दौरान ही एक्सीडेंट माना जाएगा। यानी कि वो एक्सीडेंट क्या माना जाएगा कि आपको कंपनी में रहते हुआ, पहले नहीं मानते थे, पहले कंपनी वाले क्या बोलते थे, घर जा रहा था एक्सीडेंट हो गया इसका, तो हम इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम इसको कोई भी कंपनसेशन नहीं देंगे। तो इस कोड के तहत क्या बोल रहा है भाई कि भाई जो भी व्यक्ति ऑफिस से आ रहा है, ऑफिस से जा रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट उसका ऑफिस में ही माना जाएगा, कि मतलब आप ये बोलो कि ऑन सर्विस हुआ है। सिंपल सी बात है। अंडर व्हाट कंडीशन कैन एन एस्टेब्लिशमेंट विद फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉय ज्वाइन ईएसआई? इनमें से कौन सी कंडीशन होगी जिसमें 10 से कम एम्प्लॉय वाला जो एक कंपनी है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, दुकान है मान लो, या फिर कोई एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वो ईएसआईसी को ज्वाइन कर सकता है, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना, ईएसआईसी को ज्वाइन कर सकता है। सिंपल सी बात है, वो क्या कंडीशन हो सकती है? इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये ऐसा तो नहीं है। इफ द लोकल इंस्पेक्टर मैंडेटेड, एक जो लोकल इंस्पेक्टर होगा ईएसआईसी का, वो जाएगा, वो देखेगा कि भाई जरूरत है लोगों को, तो ये भी नहीं है। इफ बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एग्री टू ज्वाइन वॉलेंटरी, सिंपल सी बात है, मेरा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ना, मैं मालिक हूं, मेरे एम्प्लॉय हैं 8, उन 8 एम्प्लॉय ने बोला कि सर हमको ना ईएसआईसी कटवाना है ताकि हमारे को कल के दिन मेडिकल फ्री मिल सके, हमको यहाँ पे इलाज हमारा फ्री हो सके। हम भले 10 नहीं है, क्योंकि 10 एम्प्लॉय होने चाहिए ईएसआईसी के लिए और 20 होने चाहिए पीएफ कटने के लिए। ये दोनों चीज आपने याद रखी। ईएसआईसी में अगर आपको ज्वाइन करना है, तो मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ, प्राइवेट शॉप हूँ, प्राइवेट कुछ भी हूँ, शोरूम हूँ, तो मुझे मेरे पास 10 एम्प्लॉय होने चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे एम्प्लॉय का पीएफ कटे, तो उसके लिए मेरे पास 20 एम्प्लॉय होने चाहिए। लेकिन ईएसआईसी में सिंपल सा बात है कि अगर मेरे कर्मचारी अपने आप वॉलंटरी ज्वाइन करना चाहते हैं ईएसआईसी को, और मैं भी चाहता हूं, तो ये आराम से ईएसआईसी मिल जाएगा, भले ही मेरे पास 7 या 8 भी हों। न्यूनतम मांग 10 की है, लेकिन कोई बात नहीं, 5 का भी हो जाएगा अगर हम चाहें तो। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी और वर्कर्स की क्या होनी चाहिए? मंजूरी होनी चाहिए। What is the minimum worker limit for mandatory ESIC coverage in hazardous और life threatening occupation? का मतलब है भाई वैसे काम जिसमें जीवन का कोई भरोसा नहीं है, माइंस में काम कर रहे हो, है ना, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, भाई कल के दिन पूरी बिल्डिंग ढह गई, कमजोर है वैसे भी, है ना, भूकंप आ गया और बिल्डिंग ढह गई, काम करते करते सारे मजदूर मर गए, ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना। ओके, तो क्या मिनिमम वर्कर की लिमिट है ईएसआईसी के लिए? तो यहाँ पर आज की डेट में अब जो नया कोड है उसमें भाई एक सिंगल वर्कर के लिए भी ईएसआईसी कवरेज है, ठीक है, किसके लिए? वो सिर्फ काम किस में होना चाहिए? हैजार्डस और लाइफ थ्रेटनिंग ऑक्यूपेशन में। अब वो ऑक्यूपेशन में आपको लिस्ट अलग से दिखा दूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा,
ठीक है, वो आपको अलग से वहां पे मिलेगा कि हैजार्डस और लाइफ थ्रेटनिंग ऑक्यूपेशन कौन कौन से होते हैं। माइंस में आता है, कोल माइंस जिसको हम बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में आता है, तो बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो हैजार्डस होते हैं। केमिकल फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो हैजार्डस है वो, तो उसमें भाई सिंगल वर्कर के लिए भी है, अदरवाइज तो फिर जो नॉर्मल वर्क कर रहा है उसके लिए 10 है। ठीक है, तो आंसर इज दैट मैंडेटरी इवन फॉर अ सिंगल वर्कर। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज रिक्वायर्ड इन द 12 month prior to expected delivery to be eligible for maternity benefit? देखो सिंपल सी बात है, मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब क्या होता है, एक महिला जिसके पेट में बच्चा है, ठीक है, जिसके पेट में बच्चा है, अगर उसको यहाँ पे एक क्या लेनी है, एक तरीके से मैटरनिटी बेनिफिट अगर उसको चाहिए, ठीक है, तो भाई यहाँ पे कितना वर्किंग डेज रिक्वायर है, ठीक है, यानी कि उसे कितने दिन पहले काम करा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि भाई आज बच्चे ने आज ज्वाइन करा लड़की ने, कल उसकी यहाँ पे क्या है प्रेगनेंसी, मतलब कल उसकी डिलीवरी है बच्चे की, तो उसको आप यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो भाई 80 दिन पहले उसने ज्वाइन करा होना चाहिए उस कंपनी को, उस कोई भी जहां पर वो काम कर रही है एस्टेब्लिशमेंट को, तो उसके बाद अगर उसका बच्चा जन्म लेता है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो 80 दिन पहले यहाँ पे ज्वाइन करना होना चाहिए। आउट ऑफ द मिनिमम 26 वीक ऑफ मैटरनिटी लीव, 26 वीक का मतलब क्या होता है, 6 महीने का यहाँ पे मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, और ये आप कितने पहले तक ले सकते हो? ठीक है, डिलीवरी जो है आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी, मान लो आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी मान लो 20 दिन बाद की है, आज आप काम कर रहे हो, तो आप इस 26 वीक की मैटरनिटी लीव को कितने दिन पहले ले सकते? ठीक है, तो आप कितने दिन पहले ले सकते हो? सिंपल सी बात है, तो आप 8 वीक यानी कि 2 सप्ताह 2 महीने आप मान सकते हो नॉर्मली, है ना, तो 2 महीने पहले से आप छुट्टी ले सकते हो, यानी कि अपनी प्रेगनेंसी के आप 7वें महीने में भी ये मैटरनिटी लीव ले सकते हो, 6 महीने की, है ना, आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कभी भी लो, है ना। What is the maternity benefit duration for a woman adopting a child or a commissioning mother? सरोगेसी का मतलब क्या है कि भाई जो नई टेक्नोलॉजी से बच्चा पैदा करना, सरोगेसी वाला। अडॉप्टिंग अ चाइल्ड का मतलब है वुमन अडॉप्टिंग, भाई मैं किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा हूँ, गोद ले रहा हूँ, है ना, तो उसको भी यहाँ पे क्या दिया जाएगा, बेसिकली मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पर 26 हफ्ते नहीं है, यहाँ पर उसके लिए 12 वीक है। कहने का मतलब है 3 महीने आपको यहाँ पे अवकाश मिलेगा, अगर आप एक अडॉप्टिंग चाइल्ड हो या फिर आप एक सरोगेट मदर हो। समझ में आ गया? इस चीज को आपने यहाँ पे ध्यान देना है, सरोगेसी या फिर अडॉप्ट कर रहे हो तो आपका मैटरनिटी बेनिफिट 12 महीने का होगा भाई। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। टू बी एलिजिबल फॉर अडॉप्टिव मैटरनिटी लीव द अडॉप्टेड चाइल्ड मस्ट बी बिलो व्हाट एज? देखो बहुत सिंपल सी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अगर कोई महिला किसी बच्चे को गोद ले रही है और उस महिला को मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, मैटरनिटी लीव चाहिए, जो 26 महीने वाली थी ना, और जो गोद लेने पर 12 महीने वाली थी, वही मैं आपकी यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो एक चाइल्ड की एज कितने, जो जिस बच्चे को वो गोद ले रही हैं उसकी एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तभी जाकर उसको मैटरनिटी लीव मिलेगी। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं 3 महीने का बच्चा होना चाहिए या 3 महीने से कम का होना चाहिए, तभी आप ये मैटरनिटी लीव ले पाएंगे। कौन सी वाली? 12 वीक वाली। अदरवाइज अगर ये 3 महीने से ऊपर का बच्चा है तो आपको कोई भी मैटरनिटी छुट्टियां नहीं मिलेंगी। ओके, चलो अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स इज नॉट एक्सप्लिसिटली लिस्टेड इन द कोड एज ऑथराइज टू इशू अ सिंप्लीफाइड मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर मैटरनिटी कंडीशन? देखो आपकी मैटरनिटी यानी कि आपके पेट में बच्चा है, मान लो आप गर्भवती हो, तो आपको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपनी कंपनी में दिखाना होगा, सो दैट कि वो आपको मेडिकल अलाउंस, मेडिकल जो आपको मैटरनिटी बेनिफिट है यानी कि जो छुट्टियां हैं वो दे सके। तो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए आप कहाँ पे नहीं जाओगे? ठीक है, कहाँ पे नहीं जाओगे भाई? सिंपल सी बात है कि प्रोफेशनल को नहीं बताया गया है, तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यानी कि जो दवाई बेचता है ना, दवाई बेचने वाला, आप उससे लिखा के नहीं ला सकते कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है? जो डॉक्टर होता है। आशा वर्कर जो आपके एरिया की आशा वर्कर होगी, मिडवाइफ दाई माँ, ठीक है, तो ये सब आपको बता सकती हैं, ये सब आपके लिए एक प्रोफेशनल है। ठीक है, किसमें? एक मैटरनिटी कंडीशन में।
बट आपका ये जो केमिस्ट वाला है ये बेसिकली इसमें ऐड नहीं किया गया है। किसमें? मैटरनिटी कंडीशन में, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑथराइज करने के लिए। ठीक है। इफ एन एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड फ्री प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर, यानी कि एम्प्लॉयर जो है, यानी कि मैं हूं जो एम्प्लॉयर, मैं प्री नेटल और पोस्ट नेटल यानी कि बच्चा होने से पहले और बच्चा होने के बाद, ठीक है, व्हाट इज द मेडिकल बोनस एंटाइटलमेंट फॉर द वुमेन एम्प्लॉय, अगर वो नहीं देते हैं तो उस वुमेन को यहाँ पे कितना मेडिकल बोनस दिया जाएगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो कितना दिया जाएगा भाई? 3,500 रुपए का। ठीक है। और मैं इनको ये बात बता दूं कि भाई 3,500 रुपए में ना बच्चे का 1 महीने का हगीज या जो होता है ना, जो लगाते हैं हम लोग नैपी, वो भी नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट को ये सब सोचना चाहिए कि भाई तुमने तो यहाँ पे जो बोनस है वो दे तो रखा है यहाँ पे इतना कम, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम जनता का भला कर सके। ओके, तो ये चीज मेरे हिसाब से बहुत कम है भाई। आज की डेट में जैसी महंगाई चल रही है, 3500 रुपए तुम्हारे खाने में लग जाएंगे। चलो, लेकिन ये आप 3500 याद रखो। हाउ मेनी नर्सिंग ब्रेक पर डे फॉर अ वुमेन एम्प्लॉय एंटाइटल्ड टू आफ्टर रिटर्निंग टू वर्क पोस्ट चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे का जन्म हो गया मान लो, है ना, वो 6 महीने का भी हो गया, 7 महीने का भी हो गया, तो यहाँ पे सिंपली आपसे ये बोल रहे हैं कि एक दिन में कितने नर्सिंग ब्रेक, यानी कि उस बच्चे को आपने देखना है, उस बच्चे को आपको जो भी मतलब वो गंदा वंदा हो गया, कपड़े बदलने वाला टाइम जो होता है, नर्सिंग ब्रेक पर डे में आपको दिए जाएंगे। एक वुमेन एम्प्लॉय को, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है। चाहे पोस्ट चाइल्ड बर्थ के बाद अगर आप ज्वाइन करते हो उस कंपनी को, 6 महीने के बाद, जब बच्चा 5-6 महीने का हो गया तो आप ज्वाइन कर रहे हो, है ना, तो आपको 2 नर्सिंग ब्रेक दिए जाएंगे पर डे में। समझ में आ गया? तो ये कितना है? 2 है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। चलो, अंटिल व्हाट एज ऑफ चाइल्ड आर दीज डेली नर्सिंग ब्रेक अलाउड, यानी कि कितने उम्र तक ये जो डेली नर्सिंग ब्रेक्स हैं ये अलाउड हैं, यानी कितने बच्चा कितनी उम्र का हो जाएगा जिसमें आपको हर दिन 2 नर्सिंग ब्रेक मिलेंगे, तो वो है 15 मंथ, यानी जब तक बच्चा 15 मंथ का नहीं होता है आपको डेली 2 नर्सिंग ब्रेक्स दिए जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम WFH प्रोविजन आफ्टर मैटरनिटी लीव आर फंडामेंटली बेस्ड ऑन, सिंपल सी बात है, अगर किसी लड़की को, किसी औरत का मैटरनिटी यानी कि बच्चा हुआ है तो यहाँ पर उसको WFH प्रोविजन दिया जाएगा, कहने की बात है। तो ये किस पर बेस्ड है? यहाँ पर ये सिंपल से आपसे पूछ रहे हैं। अगर वो एम्प्लॉय जो है और वो एम्प्लॉयर जो है वो मान जाते हैं, भाई एम्प्लॉयर बोलता है कि ठीक है, मैं मालिक हूं, मैं बोलता हूँ कि यार ये लड़की प्रेग्नेंट है, आप घर से काम हो सकता है लैपटॉप में, तो आप घर से काम करो, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो ये एग्रीमेंट बनेगा मेरे और मेरे कर्मचारी के बीच में कि भाई आप कुछ महीने या कुछ दिन या 1 साल या 2 साल तक आप क्या करें, वर्क फ्रॉम होम से काम करें, और ये आपके मेरे बीच में एग्रीमेंट है। समझ में आया? तो कोई सरकारी नियम ये नहीं कहता, हम दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट होगा। अंडर सेक्शन 13 किसका? द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का। वाई इज द एंट्रस्टमेंट ऑफ एडिशनल फंक्शन टू सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एनविसेज्ड, धारा 13 के तहत सामाजिक सुरक्षा संगठनों को अतिरिक्त कार्य सौंपने की परिकल्पना क्यों की गई है? सामाजिक सुरक्षा संगठन का मतलब क्या होता है भाई? वो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ESIC, EPFO, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उनको एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए क्यों बोला गया? ठीक है, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। अंडर सेक्शन 13 ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा। बस आप इतना याद रखो जो मैंने आपको वहां पे बताया। एट व्हाट एम्प्लॉय थ्रेशोल्ड डज इट बिकम मैंडेटरी फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट टू प्रोवाइड अ क्रेच फैसिलिटी? क्रेच क्या होता है? जैसे मान लो एक महिला है और वो किसी ऑफिस में, वो किसी फैक्ट्री में, ऑफिस में जाती है काम करने के लिए, तो उसका एक छोटा बच्चा है, तो वो अपने बच्चे को कहाँ रखेगी? तो ये यहाँ पे जितने भी महिला काम करने आती है उन सभी के लिए ये जो कंपनी है यहाँ पे एक क्रच फैसिलिटी बनाएगी जहाँ पे उनके बच्चों को रखा जाएगा। वहां पे एक केयर करने वाली दाई माँ होगी या फिर कोई टीचर होगा जो उनको यहाँ पे दिन भर क्या करेगा, संभालेगा, और यहाँ पर ये महिलाएं काम करेंगी, तो इसे बोलते हैं क्रच। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि भाई जो एम्प्लॉय होता है, ठीक है भाई, जैसे ये कंपनी है, इस कंपनी में भाई कितनी महिलाएं होनी चाहिए और कितने बच्चे होने चाहिए, सो दैट कि जो ये कंपनी का मालिक है वो एक क्रच फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड करवाए। सिंपली आपसे ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए भाई? 50 से ज्यादा, ठीक है,
50 से ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे जो कंपनी का मालिक है, ठीक है, वो क्रैच फैसिलिटी आपको देगा। ठीक है, चाहे वो यहीं पे बनाए घर के पास, या फिर आपके ऑफिस के पास बनाए, या फिर आपके ऑफिस से थोड़ा दूर बनाए, तो 50 या 50 से अधिक यहाँ पर सुविधा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की सीमा इतनी होनी चाहिए, 50 से अधिक, तभी जाकर वो क्रैच फैसिलिटी बनाएगा। क्योंकि देखो, बच्चा कई बार पुरुष का भी होता है ना भाई, मान लो किसी मिस हैपनिंग से उसकी माता नहीं रही बच्चे की, तो भाई पापा ही तो देखेगा उसका। ठीक है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। Is the requirement to provide crèche facility applicable only to female dominated establishment? देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन था ना कि सर जो क्रैच फैसिलिटी है, क्या वो सिर्फ उसी एस्टेब्लिशमेंट या फिर उसी कंपनी या फिर उसी फैक्ट्री में जहाँ पे सिर्फ फीमेल काम करती है या फिर फीमेल ज्यादा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पर ये जेंडर न्यूट्रल है कि भाई वहां पर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो लेकिन 50 होने चाहिए, चाहे वो 40 लड़के हों और 10 लड़कियां हों, चाहे वो 40 लड़कियां हों और 10 लड़के हों, क्योंकि भाई लड़का भी तो बच्चे पालेगा, उसका भी तो बच्चा है। ठीक है, तो ये जो आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करा गया है। चलो, हाउ मेनी विजिट्स टू द क्रैच पर डे मस्ट एन एम्प्लॉयर अलाउड द वुमेन? अब ये मेरी कंपनी है और 50 लोगों की कंपनी है, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मान लो मैं एक लड़की हूँ, मेरा बच्चा है वो इस क्रैच में है जो इस कंपनी ने बना के दिया है, तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मुझे पर डे में इस क्रैच में जाने के लिए कितने बार अलाउ करा जाएगा नियम अनुसार, है ना? सिंपल सी बात है, ये आपसे पूछा गया है, तो भाई 4 बार मुझे यहाँ पर अनुमति है कि मैं 4 बार इस क्रैच फैसिलिटी में जाकर अपने बच्चे को देख सकती हूँ। Can multiple establishment pool their resources to set up a common crash facility? क्या मान लो यहाँ पे 4 कंपनी है, ए बी सी और डी, यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे 100 एम्प्लॉय, यहाँ पे 10 एम्प्लॉय, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 50 है, मान लो है ये ए बी सी और डी, ये कंपनियां आपस में मिल जाती हैं और एक क्रैच फैसिलिटी बना देती है अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो क्या ये संभव है? सिंपली आपसे यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, यस, तो ये एक कॉमन क्रैच बना सकते हैं कंपनियां आपस में मिलकर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आंसर होगा ए। What is a penalty or alternative requirement if an establishment fail to provide a crèche facility? अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर कोई कंपनी 50 लोगों से ज्यादा है और वो क्रैच फैसिलिटी बनाने में असमर्थ है, नहीं बना पा रही है, तो क्या उस पर कोई फाइन लगेगा? या फिर इसका एक अल्टरनेटिव रिक्वायरमेंट क्या है? क्या वो कर सकता है या कर सकती है अगर उस कंपनी के मालकिन है? तो पेमेंट ऑफ अ क्रैच अलाउंस नॉट लेस देन 500 पर मंथ पर चाइल्ड। अगर वो क्रैच फैसिलिटी नहीं बनाना चाहते हैं तो भाई उसे 500 रुपए का अलाउंस देना पड़ेगा पर मंथ पर चाइल्ड का। किसको? उस महिला को जिसका वो बच्चा है। 500 रुपए बहुत कम है। क्रैच फैसिलिटी अगर आप जाओगे भाई, कम से कम वो 6 या 7 हजार रुपए लेता है क्रैच में। जो प्राइवेट क्रैच होते हैं ना, जहाँ पे महिलाएं काम करती है, उनके छोड़ के चली जाती है प्राइवेट वाले, भाई हमें 4 या 5 हजार रुपए है महीने का। ठीक है, तो ये 500 रुपए दे रहे हैं, इनको बोलो कि भाई एक बार खुद जाके आप चेक करके आओ, तो 500 रुपए अलाउंस दिया जाएगा नियम के अनुसार कंपनी के द्वारा उस महिला को, अगर आप क्रैच फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाते हो तो। What is the newly introduced time limit for starting an inquiry under the employee EPF to determine applicability or recover dues? सिंपल सी बात है कि नया टाइम लिमिट क्या है ईपीएफ के लिए, इंक्वायरी के लिए, ईपीएफ इंक्वायरी के लिए। ठीक है, और रिकवर ड्यूज यानी कि आपके ड्यूज थे, आपने ईपीएफ को पैसे नहीं दिए। ठीक है, और एप्लीकेबिलिटी यानी कि आपकी कंपनी क्या एप्लीकेबल है ईपीएफ के लिए, इन सबको चेक करने के लिए नया टाइम लिमिट क्या बन चुका है? सिंपल सी बात है, बन चुका है 5 साल का। ठीक है, ये एक नया टाइम है, पहले ये टाइम बहुत ज्यादा क्या होता था, डिफरेंट होता था। ठीक है, 5 साल का बना दिया गया है, जिसमें आपको ये सब क्लियर करवाना है, कंपनी की जिम्मेदारी है। वंस एन ईपीएफओ इंक्वायरी बिगिन, यानी कि ईपीएफओ की तरफ से आपकी कंपनी की इंक्वायरी बिगिन हो गई है, इंक्वायरी शुरू हो गई है, विद इन व्हाट टाइम फ्रेम मस्ट इट जनरली बी कंप्लीटेड? अगर ईपीएफओ इंक्वायरी कर रहा है तो उसे जनरली कितने समय के अंदर में ये इंक्वायरी पूरी करनी है? तो ये 2 साल के अंदर में उसको इंक्वायरी पूरी करने की आपकी कंपनी क्या ये ईपीएफ भर सकती है? क्या आपको ईपीएफ लागू है? क्या आपको ईपीएफ देना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब हैं। इन सबकी इंक्वायरी ईपीएफ करेगा और ये 2 साल के अंदर में आपको बताएगा। चलो, हमारे 38वें क्वेश्चन में आते हैं।
Who has the authority to approve a 1 year extension for completing an EPFO inquiry if it goes beyond the 2 year mark? अब यहाँ पे क्या है कि मान लो EPFO क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है किसी कंपनी की कि भाई इन्होंने अपने ड्यूज भरे नहीं भरे, इनके एम्प्लॉय इतने थे या नहीं थे, ठीक है। EPFO इंक्वायरी कर रहा है और ये बहुत ज्यादा चल रही है। 2 साल वैसे तो टाइम दिया गया है, लेकिन 2 साल से ऊपर का अब टाइम लग रहा है, तो अब आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है। तो इसके लिए यहाँ पे इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा जांच करने के लिए। तो कौन देगा? CPFC, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। EPFO का एक कमिश्नर होता है, APFC बोलते हैं इसको, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। उससे भी एक बड़ा होता है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये इनको क्या दे देगा कि भाई 1 साल और ले ले और इंक्वायरी कर ले। अंडर द न्यू कोड का मतलब है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अवॉर्डेड अमाउंट मस्ट एन एम्प्लॉय डिपॉजिट टू फाइल एन अपील बिफोर अ ट्रिब्यूनल अगेंस्ट एन EPFO ऑफिसर ऑर्डर। देखो सिंपल सी बात है, मैं एक कंपनी हूं, मेरी कंपनी में 20 लोग थे या 30 लोग थे, उन पे कोई PF उनका कटा या नहीं कटा, कोई प्रॉब्लम है वो अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझ पे EPFO ऑफिसर्स ने क्या लगाया है? फाइन लगाया। और मैं चाहता हूं कि भाई ये जो मुझ पे फाइन आया है मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊं, तो मैं इसकी अपील करूंगा EPFO ट्राइब्यूनल में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोला गया, ठीक है, मुझे कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो मुझ पे फाइन लगाया गया है ना, मान लो 10 लाख का, तो कितना परसेंट मुझे पहले जमा करना पड़ेगा, तभी जाकर मेरी सुनवाई होगी। तो वो कितना है भाई? 25% अमाउंट मुझे देना पड़ेगा। किसका? जो मेरे पे फाइन लगा है, तभी जाकर मैं अपने जो ट्राइब्यूनल पे अपना केस लड़ सकता हूं। प्रियर टू दिस कोड का मतलब है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी से पहले What was the required deposit percentage range at the tribunal discretion for such appeal? अगर आपको अपील करनी है EPFO के खिलाफ, तो पहले आपको कितना देना पड़ता था? तो पहले ये आपको 40 से 70% देना पड़ता था। अभी कितना हो चुका है? सिर्फ और सिर्फ 25% हो चुका है, तो ये अच्छी बात है। How many days of notice must be given to an employer to rectify a non-compliance violation before penal action इज टेकन? देखो सिंपल ये बात है कि आपको एक नोटिस दिया जाएगा एम्प्लॉयर को, यानी कि मैं एक कंपनी का मालिक हूं, किसी कारणवश से मेरा EPF मैंने जमा नहीं करवाया, किनका? अपने एम्प्लॉयज का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंप्लायंस है EPFO के, मैंने उसको वायलेट किया, तो मुझे एक नोटिस आएगा। तो यहाँ पे याद रखना कि मुझ पे कोई भी कार्रवाई करने से पहले मुझे ये नोटिस दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई आपने ये क्यों नहीं भरा। तो 30 दिन का टाइम मेरे पास है, मुझे जवाब तलब करना है, EPFO ऑफिस जाना है, वहां पर इसके बारे में बताना है कि भाई मैं अगले 5 दिनों में 10 दिनों में इसको जमा करा दूंगा, तो आप मेरे पे कोई भी कार्रवाई नहीं करिए। अगर 30 दिनों में आप नहीं करते हो तो EPFO फिर आपके ऊपर कौन सी कार्रवाई करेगा? कानूनी कार्रवाई करेगा। फॉर हाउ मेनी स्पेसिफिक ऑफेंस हैज अ कोड एंटायरली रिप्लेस्ड इम्प्रिजनमेंट विद मॉनेटरी फाइन्स? कितने और स्पेसिफिक ऑफेंसेस है, मतलब कितने ऑफेंसेस, कितने अपराध हैं जो आपने किए हैं, और ये जो नया कोड है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इसने रिप्लेस कर दिया है इम्प्रिजनमेंट को मॉनेटरी फाइन से। कहने का मतलब है पहले 10 साल सजा होती थी, 20 साल सजा होती थी, अब इन सब सजाओं को हटाकर इन पे लगाया जा रहा है पैसों वाला फाइन, क्योंकि सजाओं से कुछ नहीं होता, उल्टा जेल भरे जाते हैं, जेल में वैसे भी खाना शॉर्ट हो जाता है। तो अब इन पे जेल न डालकर इनको मॉनेटरी फाइन्स लगाया गया। तो ऐसे कितने स्पेसिफिक ऑफेंस थे जो यहाँ पे इन्होंने चेंज करे हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कितने हैं भाई? 13 ऑफेंसेस को इन्होंने यहाँ पर मॉनेटरी फाइन्स में बदल दिया है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात। हाउ मेनी वायलेशंस कैरिंग इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 1 ईयर कैन नाउ बी कंपाउंडेड इनटू पेनल्टीज और फाइन? सिंपल सी बात है, कितने ऐसे वायलेशंस थे, अगर आपने कोई वायलेशंस किया EPFO का, तो आपको यहाँ पे जेल हो सकती थी 1 साल से कम की। ये बहुत सारे वायलेशंस थे, लेकिन अब 1 साल से कम वाले सभी के सभी अपराधों को हटाकर उनको अब यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, पैसों वाला फाइन उन पे लगा दिया जाएगा। तो वो कितने ऐसे हैं यहाँ पे सिंपली आपसे पूछ रहा है, तो वो कितने हैं भाई? वो 7 ऐसे 1 साल से कम वाले गुनाह या फिर अपराध थे जिनको अब सिर्फ पेनल्टीज में बदल दिया गया, यानी कि पैसे से ज्यादा फायदा है भाई। व्हाट इज द कंपाउंडिंग पेमेंट रिक्वायरमेंट फॉर अ फर्स्ट टाइम ऑफेंस दैट इज पनिशेबल विद फाइन? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कंपाउंडिंग पेमेंट आपसे ली जाएगी पहली बार अगर आपने कोई गलती करी है तो, और पनिशेबल आपको कई बार आपको सजा भी हो सकती है, आपको फाइन और कभी कभार सजा और फाइन दोनों भी हो सकती है।
ठीक है, तो पहली बार अगर आपने ऑफेंस किया तो भाई आपको फाइन ही देना पड़ेगा। तो वो कितना है भाई, 50% ऑफ द मैक्सिमम फाइन। ठीक है भाई, ये आपका कंपाउंडिंग पेमेंट है, पहले ही आपका कंपाउंड होता रहेगा। आपने पहली बार गलती करी है तो ये आपका कंपाउंड पेमेंट का मतलब है भाई, आपने 100 रुपए नहीं भरे थे तो आपको आप 150 रुपए भरने। ओके, तो 50% का यहाँ पे मैक्सिमम फाइन आपसे लिया जाएगा। फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद फाइन, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे अपराध हैं जो पनिशेबल है, यानी कि जिनकी सजा दी जाएगी आपको और फाइन भी दिया जाएगा, और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, यानी कि दोनों भी दिया जा सकता है, या तो सिर्फ फाइन या तो सिर्फ या फिर आपको जेल, दोनों बोलते हैं ना। व्हाट इज द कंपाउंडिंग पेमेंट परसेंटेज, तो इनकी कंपाउंडिंग पेमेंट परसेंटेज कितनी है, तो वो है 75% ऑफ द मैक्सिमम फाइन आपको देना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 72 ऑफ किसका, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, द ट्रेडिशनल एंड ऑफन इंट्रूसिव इंस्पेक्टर रोल इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट न्यू टाइटल। सिंपल सी बात है, एक पुराना इंस्पेक्टर हुआ करता था ईपीएफओ का, उसको हमने किससे बदल दिया है, बहुत सिंपल है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। अब क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ये आपको अब सुझाव भी देते हैं, पहले सिर्फ आपको डांटते फाड़ते थे, अब ये सुझाव भी देंगे। What type of system is introduced for inspections to make them transparent and non-intrusive? निरीक्षण यानी कि ईपीएफओ से आपके कंपनी में कुछ लोग आएंगे देखने के लिए कि भाई लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ईपीएफओ उनका कैसे कट रहा है, ये लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इन सभी के लिए यहाँ पे इंस्पेक्शन होता रहता है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपसे क्या बोला जाएगा भाई, कि यहाँ पे रैंडमाइज वेब बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम का मतलब है, अब जो इंस्पेक्शन सिस्टम है वो वेब बेस्ड है, कहने का मतलब है कि आपकी जो कंपनी है उन सभी के नाम उन्होंने इंटरनेट में डाल रखे हैं, तो वो आपको आज बोल देगा कि भाई आज आप इस कंपनी में जाओ, कल आप उस कंपनी में जाओ। तो किसी भी कंपनी में बेसिकली रैंडम यानी कि कभी भी चेकिंग हो सकती है, तो वो वेब बेस्ड होती है, यानी कि वो नंबर अपने आप आता है, आप उसके बिना अपने आप नहीं कर सकते। टू स्पीड अप द कलेक्शन ऑफ सेस, सेस का मतलब होता है जो टैक्स के अलावा आप लेते हो किसी और से, फॉर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, है ना। व्हाट आर न्यू मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस, कलेक्शन होता था सेस बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, तो अब इस नए मैकेनिज्म का नाम क्या है, सेस सेल्फ असेसमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड पेमेंट ऑफ सेस। ठीक है, ऑफ सेस सॉरी, निर्माण लागत का स्व मूल्यांकन और उपकार का भुगतान। तो ये है एक नया मैकेनिज्म जिसे इंट्रोड्यूस करा गया है, ताकि जो कलेक्शन होता है सेस का, सेस किस लिए होता है, जैसे आप सोचा था सेस आपने सुना होगा कि भाई टैक्स हो चाहे टोल हो चाहे कहीं पर भी आप बिल पेमेंट करते हो तो वहां पे 0.5% का एजुकेशन सेस लगता है, यानी कि टैक्स के अलावा जो और एक्स्ट्रा टैक्स आप देते हो उसे हम सेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्कर्स के लिए लगता है, तो अब इसका नाम क्या है, सेल्फ असेसमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड पेमेंट ऑफ सेस, बस ये नाम है भाई, बाकी सब कुछ काम वही है। Under the pro-employment provisions, what entities will the government establish to function as modern employment exchange? Employment exchange क्या होते हैं, हम बोलते हैं रोजगार पोर्टल बोलते हैं ना, या फिर रोजगार संस्थान बोलते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में, जैसे मैं उत्तराखंड का हूँ, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनता है ना, वो सेवा योजना कार्यालय बनाता है, सेवा योजना कार्यालय, तो रोजगार कार्यालय भी बोलते हैं। रोजगार तो मिलने से रहा वहां पे, वो भी 8-9 हजार रुपए का रोजगार देते हैं वहां से। ठीक है, वहां पे मिल तो जाता है, लेकिन वही है छोटी मोटी कंपनियों में दे दिया, गवर्नमेंट का तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अंडर द प्रो एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन के अनुसार, व्हाट एंटिटीज विल द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश टू फंक्शन एज मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो ये क्या है, कैरियर सेंटर बनाए जाएंगे अब, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जगह कैरियर सेंटर, जहां पे आपको गाइड वाइड करा जाएगा कि भाई ये काम कर लो। रिगार्डिंग ईएसआईसी फॉर प्लांटेशन, प्लांटेशन वर्कर्स क्या होते हैं, कॉफी रबर टी जो प्लांटेशन करते हैं ना, वो वर्कर्स को बोलते हैं। हाउ डज द न्यू कोड चेंज द स्टेटस ऑफ प्लांटेशन ओनर्स, तो अब जो ईएसआईसी है भाई, प्लांटेशन ओनर्स, जैसे मान लो मैं प्लांटेशन उगाता हूँ, मेरे अंडर में 20-15 क्या है, एक तरीके से वर्क कौन है, फार्मर्स हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। तो अब वो नया नियम क्या कहता है भाई, तो नया नियम कहता है दे आर गिवन द ऑप्शन टू ज्वाइन ईएसआईसी वॉलंटरी, यानी कि वो अब अपने आप भी जो मेरे प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो ईएसआईसी को ज्वाइन कर सकते हैं, अब उनको कोई नहीं रोक सकता
वो अपने आप वॉलेंटरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्लांटेशन वर्कर्स के लिए ESIC नहीं था। ठीक है, तो ये है 50 क्वेश्चन, ओके, जो कि आपके सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।